हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस क्लासेस पे फिजिक्स के दो पेपर इस समय साथ साथ चल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर और एक थर्मल फिजिक्स या कहें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पेपर। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पेपर जो आज का टॉपिक है, ये क्लास 11th बीएससी फर्स्ट ईयर एंड अदर जो आप एंट्रेंस या पेपर की तैयारी कर रहे हैं साइंस से रिलेटेड, वहां के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे भी थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि ये फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री से भी कुछ हद तक लिंक रहता है, इसलिए कंपटीशन वगैरह में इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब पिछली क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर और 3 स्टेट ऑफ सब्सटेंस या मैटर के बारे में पढ़ा, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में हमने आपको बताया था। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती है कि जो गैस होती है वो छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैस के, वो सभी संभव दिशाओं में, सभी संभव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी मूव करते हैं, और मूव करने के दौरान एक दूसरे से टकराते हैं। टकराने के बाद इनकी डायरेक्शन या दिशा क्या हो जाती है, बदल जाती है। अगर आप ओवरऑल व्यू से देखें तो हमको लगता है कि गैस के मॉलिक्यूल एक जिग जैग टेढ़े मेढ़े पाथ पर चल रहे हैं। ठीक है, तो गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आप पहली हेडिंग डालिए आज के टॉपिक में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, ये लिखिए ऐसे हेडिंग, और डिफिनेशन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस which takes into account of microscopic structure। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मतलब छोटे स्मॉलेस्ट चीजों के लिए या पार्टिकल के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, छोटे से छोटा, बहुत छोटा। ए गैस enclosed in a vessel consists of a very large number of atoms and molecules moving in all direction with all possible velocities in zigzag path। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्या निकल के आया अभी तक कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं और इन ऑल डायरेक्शन विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटी से मूव करते हैं। कैसे पाथ पर, जिगजैग पाथ पे। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, देयर बाय कोलाइड विथ वन अनदर। जिगजैग पाथ में मोशन क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने की वजह से उनकी दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। द वेल नोन लॉ of classical mechanics are applicable to the motion of these molecules। जो क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स के मोशन पर लागू होते हैं। ठीक है, उनको फॉलो करते हैं। अब क्लासिकल फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स में अंतर क्या है, इन सब के बारे में किसी और क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब गैस के मॉलिक्यूल या एटम इतने छोटे होते हैं कि इनके मूवमेंट को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से समझने के लिए एक मिलता जुलता रूप, उनके मोशन को समझने के लिए, एक्चुअल में नहीं, उसके जैसा एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। जैसे गर्मियों में कभी रोशनदान से या खिड़कियों से सनरे आती है, तो जो धूल के कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं ना। और अगर उनमें मोशन करते हुए देखो क्या होता है, जैसे कभी कोई पार्टिकल है, काफी तेजी से आगे बढ़ता है, फिर एकाएक किसी दूसरे कण से टकराएगा, किसी दूसरे दिशा में चला जाएगा, कभी धीमे चलने लगता है, कभी तेज चलने लगता है। ठीक है, तो जो उनके धूल के कण का मोशन जैसे आपको दिखाई पड़ता है उस रोशनी में, उस रे में, सन रे में, ठीक कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता मोशन होता है गैस के मॉलिक्यूल का। अब वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए कि कैसे मूवमेंट होता है, इसको समझने के लिए आप वो स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ उसी तरीके से उनका मोशन होता है। गैस के मॉलिक्यूल की मोशन की हम बात कर रहे हैं, बाकी और किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हैं कि धूल के कण जो चमकते हुए आपको दिखाई पड़ते हैं, वैसे तो नहीं दिखाई पड़ते ना, जब सनलाइट पड़ती है और वहां से लाइट स्कैटर्ड होती है पार्टिकल से, तब आपको चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, तब आप उनका मोशन देख सकते हैं। ठीक है, तो जो उनका मोशन होता है ओवरऑल, कि चलना, टकराना, धीमा होना, तेज होना, रास्ते को बदल देना, वो ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे कि गैस के मॉलिक्यूल के अंदर होता है। ठीक है, अब कोई थ्योरी अगर आप बनाते हो, उसको पीछे कुछ कॉन्सेप्ट लेते हो, कुछ अवधारणाएं मानते हो, कुछ बेस लेते हो, तभी तो मानते हो, तभी तो कोई रूल बनाओगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के जो पोस्टुलेट हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट हमने लिए, क्या अवधारणाएं हैं जिसपे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बना। तो पोस्टुलेट हेडिंग डालिए, अगली हेडिंग, postulates of kinetic theory of
गैसेस। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे पोस्टुलेट हैं, इसमें कुछ गिने चुने पोस्टुलेट जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हेडिंग जब ये हो जाएगी तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ए गैस इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल विच इज स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। गैस किससे मिलकर बनी हुई है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, स्वतंत्र पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं। फिर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर ऑल एलाइक बट डिफर फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑफ अदर गैस। एक गैस के मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं लेकिन दूसरी गैसों के मॉलिक्यूल में आपस में अंतर होता है। जैसे आप ऑक्सीजन ले लो तो ऑक्सीजन O2, इसके सारे मॉलिक्यूल तो एक जैसे ही होंगे, लेकिन अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड से तुलना करने लगोगे तो उसके मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दूसरा होगा। यानी एक गैस के मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं लेकिन दूसरी गैसों में जब हम तुलना करते हैं तो अलग अलग गैसों के मॉलिक्यूल में अंतर होता है। ये आपकी पहली पोस्टुलेट। सेकेंड पोस्टुलेट हमारी क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लार्ज एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, हेंस द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर निग्लेजिबल। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल की सापेक्ष गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा दूरी पर होते हैं, या कहें कि गैस के मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बहुत ही ज्यादा होती है अगर उनकी तुलना हम सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल से करें। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन एग्जिस्ट करता है। तो जब बीच की दूरी ज्यादा होगी तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा, लगभग ना के बराबर होगा, निग्लेजिबल होगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे चलिए। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, द मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन विथ वेरिंग वेलोसिटीज एंड द मॉलिक्यूल्स मूव इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव कोलिजन। यानी लगातार दो टकराहट के बीच में, लाइन को पढ़ो, मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन मोशन विथ वेरिंग वेलोसिटी। बदलती हुई वेलोसिटी के साथ मॉलिक्यूल चलता है और मॉलिक्यूल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में चलता है लगातार दो कोलिजन के बीच में। गैस के मॉलिक्यूल चल रहे हैं, अगर लगातार दो टकराहट हो रही है, उनके बीच की जो दूरी है वो आपस में कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन में। जैसे गैस का मॉलिक्यूल चला, इस एक पॉइंट पे यहां से चला और यहाँ पे दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा गया, तो इस कॉलिजन और इस कॉलिजन के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है मॉलिक्यूल, वो कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, अब जब अगली बार कॉलिजन होगा तो वो टकरा के डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन एनी टू consecutive collision. The distance between any two consecutive collision is called the free path and the average is called the mean free path. यानी जब गैस के मॉलिक्यूल का आकार की हम बात करें, साइज की बात करें, तो ये क्या होता है, अनंत सूक्ष्म या बहुत ही छोटा होता है। किसके सापेक्ष, एज कंपेयर टू द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय ए मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो एवरेज डिस्टेंस तय करते हैं, इनके सापेक्ष गैस के मॉलिक्यूल का आकार बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और दो लगातार कॉलिजन के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री पाथ बोलते हैं। और फ्री पाथ समान नहीं होता है, कभी गैस के मॉलिक्यूल जल्दी यहां से चला, कभी यहां टकरा गया, कभी यहीं टकरा गया, कभी यहां टकरा गया, तो ये सब आपके क्या है, फ्री पाथ हैं। और फ्री पाथ का एवरेज ले लो, क्योंकि फ्री पाथ, एक फ्री पाथ, दूसरा फ्री पाथ, तीसरा फ्री पाथ, सब आपस में सेम नहीं होंगे, कभी ज्यादा होंगे, कभी कम होंगे। तो जितने भी फ्री पाथ हैं इनका एवरेज ले लो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन फ्री पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चल के इसको काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक अलग हेडिंग में। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है द टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज निग्लेजिबल इन कंपेरिजन टू द टाइम टेकन ट्रेवर्स द फ्री पाथ। तो इस पॉइंट में हम क्या कर रहे हैं, अगर मीन फ्री पाथ की तुलना करें किससे, जब दो मॉलिक्यूल का इम्पैक्ट हो रहा है, तो इम्पैक्ट करने का समय और मीन फ्री पाथ को तय किया गया समय, दोनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसको ऐसे समझ लो कि क्रिकेट के मैच में बॉल आके बैट से टकराई,
बैट ने बॉल को हिट किया, बॉल बाउंड्री की तरफ चली गई। तो बैट और बॉल को टकराने का समय और बॉल द्वारा बाउंड्री की तरफ जाने में लगा समय, दोनों की अगर आप कंपैरिजन करो, तुलना करो, तो कौन सा समय बहुत ही ज्यादा है? बॉल और बैट के आपस में टकराने या टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या है? बहुत ही कम है। और बॉल को बाउंड्री तक पहुंचने में लगा समय बहुत ही ज्यादा है। ऐसे यहां भी ये पॉइंट कह रहा है कि गैस के मॉलिक्यूल जब टकराते हैं तो जो टकराना है, इम्पैक्टिंग है, वो समय, और टकरा के चलते हैं अगली मॉलिक्यूल से टकराने के लिए, तो दो मॉलिक्यूल से टकराने के बीच की दूरी में तय किया गया समय और दो मॉलिक्यूल को टकराते समय लगना वाला समय, इसमें टकराते समय यानी टाइम ऑफ इम्पैक्ट क्या है? निग्लेजिबल है। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली हार्ड इलास्टिक स्फीयर एंड द होल ऑफ देयर एनर्जी इज काइनेटिक। मॉलिक्यूल क्या होते हैं? परफेक्ट हार्ड इलास्टिक स्फीयर की तरह व्यवहार करते हैं और इनकी एनर्जी किस रूप में होती है? सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो ये आपका था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है। ये चैप्टर हम लोग किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? आइडियल गैस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।